स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर लेकर आई हूं बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सिलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, पहले आप समझो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। आपको पता है वर्ड एक्सो मींस एग्जिट एंड थर्मो मींस हीट। किसी भी प्रोसेस में अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। जब भी हम किसी एसिड में वाटर ऐड करते हैं, एसिड की डाइल्यूशन करते हैं, वहां से आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज मीथेन। मीथेन की जब आप कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में भी आपका क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में आपका वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, लिक्विड में पार्टिकल्स पास होते हैं, गैसियस में पार्टिकल्स दूर होते हैं। उन पार्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जिस हीट को वो एब्सॉर्ब करके लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। सो यहां पे आपने हीट दी है, प्रोवाइड की है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में, वाटर के एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2। हमें पता है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक H2 मिलता है हाइड्रोजन गैस एंड O2 गैस। हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड O2 गैस एट एनोड। तो इसमें भी आपने एनर्जी प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आपके दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। तो ए इज योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से है। चैप्टर फर्स्ट, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पे आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है। अब देखो, इसको प्रोसेस को कराने के लिए, डिकम्पोज कराने के लिए हम कुछ एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब वो एनर्जी सोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है। एनर्जी सोर्स कैन बी योर हीट। अगर आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं प्रोवाइड करके अगर आप सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इसमें आपको बोला गया है कि अगर सोर्स ऑफ एनर्जी हीट है, दैट मींस आपकी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। देखो, आपका फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, so then it will get converted into calcium oxide और CO2। तो यहाँ पे आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो हीट प्रोवाइड करी, तो दिस इज एन एग्जांपल। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, वाटर जो है ब्रेक डाउन होता है H2 और O2। क्या वाटर को हीट करके H2 और O2 सेपरेट कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं? नो।
आपको पता है वाटर को हीट करेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। हम वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जब आप उसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हीट, this is not an example of thermolytic decomposition reaction. Third option, silver bromide. आपने एनसीईआरटी में एक्टिविटी देखी होगी, सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप ओपन सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे ही छोड़ देते हैं, so you will get a shiny gray color substance that is silver. तो दैट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है, आपका सनलाइट है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नॉट एन एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन, फेरस सल्फेट से आपको फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ती है तभी आपका फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है आपका एमएसक्यू हो गया, मल्टी सिलेक्टिव। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शंस क्या है, आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसको समझने के लिए आप पहले दो टर्म्स को समझिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो किसी भी रिडॉक्स प्रोसेस के लिए उसमें साइमल्टेनियसली आपकी दो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आप किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसी का रिवर्स प्रोसेस आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन। दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। अगर आप किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो वो प्रोसेस आपकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब इसी प्रोसेस को मैं इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकती हूं। अगर आप किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब इसी का रिवर्स आपका रिडक्शन में होगा। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं तो वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इस प्रोसेस को जो आपको गिवन है उसको ध्यान से नोटिस करिए। देखो MnO2 है, MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 के अंदर। तो आप खुद इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो MnO2 क्या हुआ है, आपका रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे ये आपकी एक रिडक्शन प्रोसेस हुई है। अब अगर आप HCl को देखेंगे तो HCl में आपका क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अब आपको ये बात क्लियर है, MnO2 is getting reduced and HCl is getting oxidized. So only correct option is your D option. Let's next question. Next question is from chapter 4, carbon and its compound. कार्बन कंपाउंड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ आपको ब्रीफिंग दी है, हम उसको स्टडी करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स के नेचर को समझना होगा। कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग करता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो आप सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, 2,4। अब देखो आपको पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आपकी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफर नहीं करता, बिकॉज C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव हमारे लिए फिजिबल नहीं होता, ये नहीं बन पाता, एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं होता C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव। सो इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाती हूं। देखो
मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ इस क्वेश्चन में, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl। अगर मैं Na की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 281। तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप क्लोरीन को लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन नोट करूं तो कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट्स 287। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगर स्टूडेंट्स इसको अपना, हर कोई चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, हर कोई चाहता है एलिमेंट नोबल गैस या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना। अगर Na अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इन्होंने आपस में जिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग की है उसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आयनिक बॉन्डिंग। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और शेयरिंग से, शेयरिंग का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मीथेन CH4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे उसने अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करी बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखो आप समझिए, आयनिक में अगर आप आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बट कोवेलेंट में ऐसा नहीं है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो काफी स्ट्रांग होती है। बट अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। अब मैंने आपको ओवरव्यू दिया कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। देखो कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो। देखो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आपको आयंस का होना जरूरी है, और यहाँ पे आयंस का जनरेशन होता ही नहीं है, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अभी मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होती है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, नॉट द स्ट्रॉन्गर वन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सेकंड एंड फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतना सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिएक्शन है। देखो यहां पे जो ये क्वेश्चन है ये आपका एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर से है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? एक बेस की रिएक्शन आप एक मेटल के साथ कर रहे हैं। आपने एसिड बेसिस चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी होगी। बेस की रिएक्शन जब भी आप किसी मेटल के साथ करते हैं, देखो सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट ओनली अ फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड H2 गैस। अब H2 गैस को हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर देते हैं बाय बर्निंग कैंडल। जब आप एक बर्निंग कैंडल को इसके सामने लेके जाओगे तो आपको एक पॉप साउंड सुनेगी। दैट मींस दिस इज अ टेस्ट फॉर H2 गैस। अब आप नोटिस कीजिए, बेस की रिएक्शन आपने मेटल के साथ की, सॉल्ट और H2 गैस। अब इसी क्वेश्चन को when 2 ml of sodium hydroxide solution react with few pieces of zinc granules। सो आप देखो कौन सी रिएक्शन स्पेसिफाई करिए। अगर आपको पता है कि बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करनी है तो सॉल्ट और H2 गैस लिबरेट होगी, बट यू हैव टू चेक द बैलेंसिंग पार्ट आल्सो, यू हैव टू चेक द केमिकल फॉर्मूला आल्सो। हम जब NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, और मुझे एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, NaOH plus Zn gives out Na2ZnO2 plus H2 सोडियम जिंकेट। यहाँ पे आपका फॉर्मूला गलत है,
और यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला गलत है, हमें वाटर नहीं रिलीज होता, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। देखो एलॉय पार्ट के लिए आपको कुछ इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ आपको मैं समझा नहीं सकती, यू हैव टू क्रैम दैट पोर्शन। आपको लर्न होना चाहिए कि किस एलॉय में कौन से मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन, एक बार हम सारे एलॉयज को एक बार देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएगा। देखो निक्रोम के अंदर आप देखो वर्ड में ही मेटल्स छुपे हुए हैं, निक्रोम दैट मींस इसमें कौन सा मेटल है, निकल एंड क्रोमियम। सो ये तो बहुत इजी था, निकल एंड क्रोमियम। अब आपको ब्रास, कॉन्स्टेंटिन एंड ब्रॉन्ज का थोड़ा सा आइडिया दूं तो यहाँ पे देखो आपका कॉपर जो मेटल होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट। तीनों में कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ जिंक होता है, यहाँ पे कॉपर के साथ निकल होता है, और इस ऑप्शन में कॉपर के साथ क्या होता है, टिन होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ब्रॉन्ज। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको अदर मेटल्स के एलॉयज का भी थोड़ा सा आइडिया हो कि किस एलॉय में किस मेटल की कॉम्बिनेशन होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following reactions is different from the remaining three। ये भी आपका स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो एक एक करके सारी रिएक्शंस को एनालाइज करते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा मेरे माइंड में मैंने ऑप्शंस को एनालाइज करके एक चीज देखा कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास इनिशियली दो रिएक्टेंट्स हैं और फाइनली दो प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे आपके आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे आपकी इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। और आप ये चैप्टर फर्स्ट में रिएक्शंस पढ़ के आए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहां से आपका AD एंड आपका BC सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो आप देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने कोई कैटायन एनायन नहीं मेंशन किया है, अगर मैंने कैटायन एनायन नहीं मेंशन किया है तो मैं इस रिएक्शन को इस वे में लिख सकती हूं, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये रिएक्शन किसका टाइप हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो ऑड वन आउट क्या हो गया आपका बी, क्योंकि बी क्या है आपका, देखो कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपको, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। दैट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बाकी सब आपके किसके एग्जांपल है, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। सो दैट्स वे दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कौन सा चैप्टर से है स्टूडेंट्स, आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड से है। देखो पहला अगर हम क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शंस को एनालाइज करें, देखो C4H9OH दिस इज आपका एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन जब आप एल्कलाइन के MnO4 के साथ करते हैं तो ये क्या है आपकी रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको पता है कि आपका क्या होता है, जो एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आपके एसिड के अंदर। तो आप इस रिएक्शन को एनालाइज करेंगे तो दिस इज नॉट एन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आपसे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। अब देखो सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास क्लास 10th में एक फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर्स। बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स से हम सोप कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देख रहे हो, आप क्लास 10th में स्टूडेंट्स सोप बनाना सीख रहे हैं, सोप बनाने की प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन सीख रहे हैं। तो देखो एस्टर क्या होते हैं, एस्टर में आपके पास कोई कार्बन ग्रुप होता है, वो अटैच्ड होता है आपके R C डबल बॉन्ड OR।
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टर ग्रुप। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी ऑर्डर होती है। अब जब आप इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हो आप एस्टर को ब्रेक डाउन करते हो। देखो जब हम इस एक रिएक्शंस को एस्टर को बनाना सीखते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो मैं आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसीलिए समझा रही हूं क्योंकि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन समझने के लिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि आपको मैं रियलाइज होगा, मैं आपको रियलाइज कराऊंगी, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। So saponification reaction is the reverse of esterification reaction. इसलिए पहले हम esterification reaction को समझते हैं। esterification reaction में आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पे एसिड एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट मीन्स वो आपके स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। सो यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपका एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज एस्टर। अब एस्टर जो हमें मिला है, अगर मैं इसको दोबारा से ब्रेक डाउन करूंगी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, दैट इज एसिड एंड अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन को एक समझ रहे हैं कि दिस इज अ रिवर्स रिएक्शंस। सो मैंने अगर एस्टर की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की है, सो आई विल गेट RC डबल बॉन्ड OONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टर एंड अल्कोहल क्या होगा आपका? रिलीज हो जाएगा, दैट इज ROH आपका क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब देखो आप देखो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपको कोई एस्टर नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको कोई एस्टर नहीं दिख रहा। आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो दिस इज एन एस्टर, और एस्टर की आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो ऑप्शन करेक्ट इज योर C ऑप्शन। Next question, an aqueous solution turned blue litmus red. Which of the following solutions when added in excess would reverse the change? This question is from acid, bases and salts. अच्छा, लिटमस पेपर में पहले आप मुझे बताइए कि लिटमस पेपर किस मीडियम में कलर चेंज देता है? किस मीडियम में वो रेड होता है, किस मीडियम में वो ब्लू होता है? देखो मैं इसे याद रखती हूँ डेंजर के सिंबल से। देखो आपको पता है डेंजर के सिंबल्स क्या होते हैं? रेड होते हैं, और एसिड्स भी हमारे क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो अगर किसी भी चेंज में अगर आपका चेंज ब्लू लिटमस से रेड हो रहा है, दैट मीन्स वो किसने किया होगा? आपके एसिड ने। अगर आप रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंट है? आपका एसिड। तो हमें लिटमस पेपर किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताता है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। अब यहां पे एक सब्सटेंस जो मैंने लिया उसने ब्लू लिटमस को रेड किया है, तो दैट मीन्स द सब्सटेंस इज एन एसिड। अब इसी चेंज को मुझे रिवर्स करना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इसी चैप्टर, इसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके दो कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट वन इज आपका लिटमस पेपर इंडिकेटर्स वाला पोर्शन, एंड सेकेंड वन इज आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मुझे एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो मैं क्या ऐड करूंगी? बेस। तो रिवर्स चेंज कौन कर सकता है? बेस। अब आप ऑप्शंस में एनालाइज करें कि बेस क्या है। लेमन जूस बेस नहीं होता, उसके अंदर तो एसिड होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। मैंगनीज हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सो आप मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की हेल्प से क्या कर सकते हो? आप चेंज को क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 grams of yellow sulfur powder is burned in a china dish and the fumes are collected in a test tube. Water is added to the test tube separately with blue and red litmus paper. The correct option is, देखो यहाँ पे आपने सल्फर को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप समझो ये मेटल नॉन मेटल का चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे सल्फर आपका क्या है स्टूडेंट? सल्फर आपका एक नॉन मेटल है। अब देखो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो जनरली आपका कैसा नेचर होता है? एसिडिक। आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारी कैसी होती है? एसिडिक। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक हैं तो जब आप उसको
वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा, और एसिड का क्या इफेक्ट होता है मैंने अभी बताया, रेड इज फॉर डेंजर। अगर आप रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो द सब्सटेंस इज एसिडिक, तो ये ब्लू लिटमस को आपका रेड कन्वर्ट कर देगा और नो चेंज ऑन ब्लू लिटमस पेपर। इसका ब्लू लिटमस पेपर पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी इट विल नॉट इंपैक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, क्योंकि खुद एसिड है तो ये ब्लू को रेड कन्वर्ट करेगा और इसका रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा। तो आप ऑप्शंस एनालाइज करें, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, नो, ब्लू लिटमस टर्न रेड एंड रेड लिटमस रिमेन्स रेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To balance the following chemical equations, the value of correct coefficients। देखो ये आपके चैप्टर फर्स्ट में बैलेंसिंग वाले पार्ट का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बैलेंसिंग के पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाती हूँ क्लास 9 से रिलेट करके। आप स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि आप बैलेंसिंग करते ही क्यों हैं, हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है बैलेंसिंग की? क्योंकि हमने क्लास 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए नेसेसिटी हो जाती है कि टोटल रिएक्टेंट एटम्स शुड मस्ट बी इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एटम्स। इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। देखो बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास बहुत रूट्स हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो किसके इक्वल करना है, एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो हमें एटम्स को बैलेंस करना है, इक्वेट करना है। अब हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, और इसमें जहां पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको वैल्यू पूरी इक्वेशन को बैलेंस करके सिखाती हूँ नॉर्मल मेथड से, फिर आप ऑप्शन से एनालाइज कर लेना। देखो आपको पता है, आपको इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वेट करना है। तो आप देखो आपके पास कितने टाइप ऑफ एटम्स हैं, यू हैव द जिंक, आपके पास जिंक है, नाइट्रोजन है और क्या है आपका ऑक्सीजन है। अब स्टूडेंट्स एनालाइज करो, इस साइड जिंक आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हम इक्वेट करके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को राइट हैंड साइड के। जिंक यहाँ पे x है तो यहाँ पे जिंक कितना है y, ये हमने इक्वेट कर दिया। फिर आप नाइट्रोजन के एटम्स को इक्वेट करो, नाइट्रोजन इज 2x, नाइट्रोजन इज 2x। इधर नाइट्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन क्या है z, आपने नाइट्रोजन को इक्वेट कर दिया। अब आपका लेफ्ट क्या रहा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो 3 2 6 इंटू में x, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 6x हो गए। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, y प्लस 2z प्लस 2, y प्लस 2z प्लस 2, यहाँ पे ये क्या हो गया आपके ऑक्सीजन हो गए। अब देखो आपको x की वैल्यू पता है वो किसके इक्वल है, y, तो मैं इसको एक सेम कोएफिशिएंट x के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैं यहां से y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकती हूँ और यहां से मैं z की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ इन द टर्म्स ऑफ x। तो आप पुट कर दो 6x इज इक्वल्स टू y x के इक्वल है तो मैंने यहाँ पे x कर दिया, 2z 2 इंटू में z आपको पता है 2x के इक्वल है तो मैंने यहाँ पे z की वैल्यू रख दी प्लस 2। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आप, x 6x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 2 4x प्लस 2। सो यहां से आपका आप काउंट करेंगे 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। यहां से आपका x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। अगर आपका x 2 आता है तो आप y और z की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको पता है x y के इक्वल है, सो x अगर 2 है तो y भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब z देखो, अगर x आपका 2 है तो z क्या हो जाएगा आपका 4, z इज इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 2 4, करेक्ट ऑप्शन इज 2 2 4। देखो अब दूसरा मेथड था, मैं इसको डायरेक्ट करती, मैं यहाँ पे ऑप्शंस की वैल्यूज में यहाँ पे प्लेस करके देखती। मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेक किया 2 2 एंड 4। अब आप चेक करो,
यहाँ पे जिंक 2 है, यहाँ पे भी जिंक 2 है। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल हो गए हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो यही दो मेथड्स हैं जिससे आप बैलेंसिंग ट्राई कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे आप हिट एंड ट्रायल से एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन assertion रीजनिंग from first chapter. Decomposition of vegetable matter into compost is an exothermic reaction. देखो एक्सोथर्मिक मतलब जिससे हीट रिलीज हो रही है। जब आप वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोजर्स जब उस पर एक्ट करते हैं तो एक्चुअली में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुने रीजन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। हाँ, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर हमारा रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है फर्दर इनटू 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ये ऑप्शन भी क्या है आपका, करेक्ट है। बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वेजिटेबल कंपोस्ट से एनर्जी क्यों रिलीज होती है। ठीक है, वो तो इनफैक्ट इसको एंडोथर्मिक कंसीडर करके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए एंड बी, ए assertion and reasoning both are correct, but this reason is not the correct explanation of assertion. Next question. Next question is also assertion reasoning. Hydrogen gas is not evolve when zinc react with nitric acid. ठीक है, तो ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन पे एम्फसाइज किया गया है, यहाँ पे आपकी एसिड के रिएक्शन मेटल के साथ। आपको पता है कि किसी भी मेटल के रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ करते हो तो वहां से आपको क्या होता है, H2 गैस का लिबरेशन होता है। H2 गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉप साउंड से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो H2 गैस रिलीज नहीं होती। और रीजन कह रहा है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर। देखो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है, देखो जनरल अगर मैं यहाँ पे किसी भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से लेती या फिर मैं उसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से लेती तो यहाँ पे रिएक्शन होती है, आपको क्या मिलता है, सॉल्ट NaCl एंड H2 गैस। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। बट अगर इसी की जगह मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेती हूं तो रिएक्शंस में से मुझे H2 गैस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि HNO3 क्या है स्टूडेंट्स, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब देखो दूसरा इसके लिए क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर और इटसेल्फ जो है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अपनी ऑक्साइड्स के अंदर। तो यस, आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है आपके असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। देखो बैलेंसिंग का मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को इक्वेट करना है राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल। तो देखो अब अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। तो मैं इधर साइड लिख लूंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेसिकली मुझे करना यही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम्स हैं उनको इक्वेट करना है राइट हैंड साइड में। तो जितने एल्यूमिनियम इधर होंगे उतने ही एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड होंगे, जितने एल्यूमिनियम हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही आपके हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड होंगे, जितने क्लोरीन आपके रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही क्लोरीन आपके प्रोडक्ट साइड होंगे। देखो अब एल्यूमिनियम आप देखोगे तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हो गए, 2 इंटू में A और प्रोडक्ट साइड कितने हो गए, C। तो पहली इक्वेशन आ गई आपकी। सेकेंड, ऑक्सीजन 3A
ऑक्सीजन 3A, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन 3A, ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं 2D, ओनली D। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे B इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन B एंड इधर हाइड्रोजन 2D। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे B है और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3 इंटू में C, ये हो गया। अब देखो, अब आपको किसी भी एक वेरिएबल को आप 1 लेट कर लो। अगर आप 1 लेट कर लोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। आप ऑप्शंस में देखो A B C D, अगर आप A को 1 लेट करते हैं तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन बनेगा। A को अगर मैंने यहाँ पे 1 लेट किया है तो A1, तो आपका C कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, आपका C आ गया। अब C आने के बाद आप देखो C और B का क्या रिलेशन है। C अगर आपका 2 आया है तो B क्या आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू 3C, दैट इज 3 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 6, ये करेक्ट है। उसके बाद आपका C निकल गया तो आप D निकाल सकते हैं फर्दर और B निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, आपको D चाहिए, D निकालने के लिए B आपका 6 है, B आपका 6 है, 6 इज इक्वल्स टू 2D, तो D आपका क्या हो गया 3। तो आपके पास सारे वेरिएबल्स आ गए A B C D। A आपका 1 है, B आपका 6 है, C आपका 2 है और D क्या है आपका 3। तो अब आप करेक्ट ऑप्शन चेक कर ले, A 1 है, देखो A 1 है तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, B आपका 6 है, ये भी हो सकता है, C आपका क्या है 2 है, ये ठीक है, और D क्या है आपका 3 है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज योर A ऑप्शन। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स है वो इक्वेट हो गए हैं राइट हैंड साइड के एटम्स पे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल X ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट अ गैस G, इट ऑल्सो लिबरेट द सेम गैस G ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक मेटल X है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी एक गैस रिलीज कर रहा है, और वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी एक गैस रिलीज कर रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको X और G बताना है। देखो आप समझो स्टूडेंट्स, मैंने आपकी एक रिएक्शन होती है मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ और मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ। देखो स्टूडेंट, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको सॉल्ट एंड H2 गैस का लिबरेशन करता है, सॉल्ट एंड H2। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि जनरली ऑल मेटल्स ऐसा नहीं करते जो बेस के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करे, ओनली सर्टेन मेटल्स, और उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं एम्फोटेरिक। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या होते हैं आपके एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। तो आपका जिंक ऑप्शन हो सकता है। अब देखो गैस कौन सी रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जिंक एंड हाइड्रोजन गैस, बिकॉज जिंक जो है वो आपके एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और वो आपके बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं और जिंक की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको सॉल्ट और H2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर फर्स्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। अगर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सनलाइट होता है तो हम उसको मेंशन करते हैं H न्यू। तो जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को एटमॉस्फेयर में सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हो तो एक्चुअली में यहाँ पे ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज किसके अंदर होता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन। अब ब्रोमीन क्या है आपका ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और सिल्वर आपका ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है। तो आपकी बात ठीक है कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं
so it will get decomposed into gray silver metal. Okay, silver chloride turns gray in sunlight. Yes, because reason क्या है, यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है. रीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस. अच्छा, क्वेश्चन में आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, तो सेम ही रिएक्शन होगी. AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस आपका Cl2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी. चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, एक मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है नेचर में, मेटल्स की ऑक्साइड हमेशा क्या होती है, बेसिक होती है. तो जब वो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, आपने ये रिएक्शन एनसीईआरटी में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आप ये चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर सेकंड में भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल की ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, जब वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो आपको एक बेस मिलता है, और यहाँ पे जो बेस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम. ठीक है, अब क्योंकि स्लेक लाइम, क्योंकि ये बेसिक है, तो इसकी पीएच, बेस की पीएच क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बेस की पीएच ग्रेटर देन 7. और यहाँ पे आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, विग्रसली रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है. अब क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. प्रोसेस विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. So correct option is exothermic. pH 7 नहीं होगी, more than 7 होगी. So correct option is D, because it is an exothermic process having pH more than 7. Next question. You have 4 solutions. देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिवली आपकी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज होती है वहां से एग्जामिनर आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें उन एक्टिविटीज को भी पढ़ना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो हमारे आजकल के पैटर्न के बोर्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वो भी पढ़ने हैं. तो ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. अब देखो एक्टिविटी क्या है, आपके पास 4 सॉल्यूशंस है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. फिल इन 4 सेपरेट बीकर्स. वो आपके 4 सेपरेट बीकर्स के अंदर फिल है और आपने इलेक्ट्रिक सर्किट मेंटेन किया विद द हेल्प ऑफ बल्ब. देखो आपने एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी देखी होगी. यहाँ पे आप क्या करते हो, एक कंटेनर लेते हो, उसमें लिक्विड फिल करते हो. अब यहाँ पे हमारे पास लिक्विड क्या है, यही 4 लिक्विड्स हैं ABCD. ठीक है, उसमें आपने एक सर्किट लिया है, सर्किट में क्या होगा, बैटरी होगी, बैटरी के साथ क्या होगा, बल्ब होगा, और इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं. उसको आपने डिप किया है इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर. देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है. अब आप देखो यहाँ पे एक्चुअली जब तक मैंने यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं डाला है तो ये ओपन सर्किट है. अगर आपका सर्किट कंप्लीट होगा तो इधर से इस वाले टर्मिनल से इस वाले टर्मिनल पे आयंस का मूवमेंट होना नेसेसरी है, क्योंकि तभी सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब क्या होगा, आपका ग्लो करेगा. ठीक है, अब देखो इन सॉल्यूशंस के में से ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, किस केस में आयंस का मूवमेंट होता है और किस जहां पे भी आपका आयंस का मूवमेंट होगा उस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा. अब देखो और ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6. ऑल्दो इट कंटेन्स हाइड्रोजन, बट ये वाटर में डिसॉल्व होके आपका आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता. अगर ये यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो यहां से यहां तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो ग्लूकोज के केस में नहीं करेगा. उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में भी आपका C2H5, सपोज मैं इथेनॉल का एग्जांपल लेती हूँ, ऑल्दो इट कंटेन्स हाइड्रोजन, बट आप जैसे ही इसको वाटर में डालोगे इट विल नॉट ब्रेक डाउन इनटू आयंस. सो अगर ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सो इस केस में भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा.
अगर मैं बात करती हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो वो आयंस के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू आयंस, H प्लस आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस. वैसे ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होगा, आपके वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपका एसिड H प्लस आयंस को फर्निश कर रहा है. तो आयंस के मूवमेंट की वजह से, देखो आपको पता है एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. तो आपका जो आयंस है, एक आयन आपका पॉजिटिव वाला केटायन होता है और नेगेटिव वाला एनायन होता है. तो यहां से जो केटायन है इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और जो आपका नेगेटिव एनायन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा. तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से यहां तक सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा. तो बल्ब सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ग्लो करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरली metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid do not give hydrogen gas on reacting with metals? देखो अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए. आपको पता है जनरली मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ होती है और वो आपको सॉल्ट और आपको डाइल्यूट एसिड्स के साथ सॉल्ट और H2 गैस रिलीज करता है. अब यहाँ पे मैं एसिड कुछ भी ले सकती हूँ. मैं यहाँ पे एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकती हूँ और मैं यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकती हूँ. बट यहाँ पे मैं डाइल्यूट HNO3 नहीं ले सकती. डाइल्यूट HNO3 क्या होता है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो काम कराता है, तो ये क्या करेगा, H2 को, जो दूसरा कंपोनेंट इसके साथ है, H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर. तो यहां से कोई H2 गैस रिलीज नहीं होती. बट देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत जरूरी हैं. मैंने बोला कि मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करते, बट नॉट ऑल मेटल्स. यहाँ पे दो मेटल्स आपको रिमेंबर करने हैं. कौन से दो मेटल्स, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ ये केस वैलिड नहीं है. आप ये नहीं करोगे कि मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देता. दिस इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पे वो H2 गैस रिलीज करेगा सिर्फ इन दोनों मेटल्स के केस में. तो ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो आप समझो कई बारी जो एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड है या फिर आप फ्यूचर में अगर आप साइंस लेते हो या कुछ भी करते हो, तो एनसीईआरटी की लाइंस आपके लिए हमेशा क्रूशियल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्बोनेस कंपाउंड का है. आपको अमोनिया के बारे में बताना है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन उसने सिंप्लीफाई कर दिया. अगर वो अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं देता तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता, बट अब तो उसने अमोनिया दे दिया. अब देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट है. यहाँ पे अगर आप समझोगे तो पहले मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ कि एक्चुअली में क्या है, किस टाइप के बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं. और कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. अब नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,5. ये K शेल है, ये आपका L शेल है. बाहर वाले शेल में, दैट इज आपकी वैलेंस शेल में, आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5. आपके पास नाइट्रोजन के पास बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हाइड्रोजन को आप लेकर आओ. देखो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपके पास 3 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3. अब हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, तो यहां से हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया. अब देखो अगर मैं देखूंगी, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, जब भी किसी दो एटम्स में
आपके दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहां से आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है बाय द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया और इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया, पर आपने एक चीज नोटिस की, इसके जो ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी के साथ भी पार्टिसिपेशन में नहीं है, इन द केस ऑफ वो किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं कर रहे, उनके साथ कोई और एटम नहीं है, तो उनको मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। देखो अब इसी को ना हम अलग से नेम देते हैं, दैट इज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देखो जो आपके एटम्स जिसने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है वो आपके बॉन्ड पेयर होते हैं, तो 1 2 3 आपके क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। अब देखो ये वाले जो लोन पेयर हैं उन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये क्या है आपके लोन पेयर। अब पेयर वर्ड यूज किया, दैट मींस दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है। अब आप ऑप्शंस को एनालाइज करो, इट कंटेन्स ओनली डबल बॉन्ड्स, क्या इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड्स है, नहीं, आप देख रहे हो डबल बॉन्ड तो इस केस में है ही नहीं। देखो डबल बॉन्ड किस केस में बनता है, ध्यान से समझना। देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। देखो अगर इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दैट मींस उसको दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करता है, एक और ऑक्सीजन एटम को अपने पास बुलाता है और दोनों आपस में अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मैं देखो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस वाले ऑक्सीजन के 6 एटम्स दिखाए। अब इस वाले ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, दो ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की। अब सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन एटम, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, दो क्या किया है, इसने शेयरिंग किया है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। अब देखो जब आपका एक सिंगल एटम दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो जो वो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां से एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन में आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है और उसको मैंने आपके डबल लाइन से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो एग्जाम्पल आप लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, दैट मींस इसके बाहर वाले शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देखो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर ये अपने ही जैसे एक और एटम को अपने पास लाए, नाइट्रोजन को लाए और दोनों नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, तो यहां से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक बार ये देखते हैं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन का एटम आया 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां से इसने इसके साथ शेयरिंग किए 3 इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ऐसे शेयरिंग से दोनों ही के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्योंकि हर एक एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की तो यहां से जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप अमोनिया का चेक करें, अमोनिया में तो सिर्फ क्या है, आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज टेस्टिंग वाटर टू नो विच इज बेस्ट फॉर क्लेंजिंग पर्पस। देखो ये आपके सोप्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन। अब सोप्स जो है वो कार्बोनेट्स कंपाउंड का पार्ट है। मैंने अभी एस्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ के आए। अब देखो यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमने कई बार ही सुना है, इन जनरल भी सुना है कि हमें ना डिटर्जेंट्स को प्रेफर करना चाहिए ओवर द सोप्स। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर होता है
कई बार हम देखते हैं ना कि वाटर के अंदर ना किसी भी टाइप की हार्डनेस होती है, तो हम ये नहीं कह सकते हर टाइप ऑफ वाटर आपका सॉफ्ट मिलेगा। अब सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या होते हैं, उससे आपके क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है वो हमने समझना है। सबसे पहले मैं आपको सोप समझाती हूँ। देखो सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन एस्टर्स ऑफ फैटी एस्टर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स को ही आप क्या कहते हो, सोप्स कहते हो। देखो ऑयल की आपको पता है, ऑयल में जब आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सोप मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको ले रही हूं, सोडियम स्टीरेट C17H35 COO नेगेटिव प्लस सोडियम स्टीरेट, ये एक सोप का एग्जांपल है। अब समझो, हम बोलते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, उसको कैटेगराइज करते हैं। देखो वाटर दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है और एक क्या होता है, हार्ड होता है। अब सुनो, सॉफ्ट वाटर को अगर हम डिटरमाइन करें, देखो एक्चुअली वाटर के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। देखो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से इसके सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसलिए उस वाटर को हम क्या कह देते हैं, हार्ड कहते हैं। ठीक है, उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन हाई होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ सोप्स, सोप्स इफेक्टिवली फोम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट वाटर, क्योंकि वहां पे कोई कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस नहीं है। पर मैं बोलती हूँ कि सोप्स जो है हार्ड वाटर के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देते हैं। क्या देते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्कम। अब स्कम क्या होता है, कैसे बनता है उसको समझो। देखो आपको पता है सोप है C17H35 COO Na पॉजिटिव, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट क्या है आपका, एक सोप है। अब जैसे ही हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के ये इंटरेक्शन में आता है, ये इमिडिएटली उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में आपका एक्सक्लूड हो जाता है रिएक्शन से। देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, C17H35 COO ट्वाइस आपका कैल्शियम, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम स्टीरेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कम। कैल्शियम स्टीरेट जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको हम स्कम कहते हैं, बाहर निकल जाता है। अब देखो हमारा सोप यूटिलाइज क्लोथ्स के क्लीनिंग में ना होके वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को प्रेसिपिटेट करने में यूज हो रहा है, इसलिए हम प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो टैप वाटर, रेन वाटर, हैंड पंप एंड पॉन्ड, इन ऑप्शंस में से आप खुद बताओ किसके अंदर आपकी हार्डनेस ज्यादा होगी। आप समझोगे कि टैप वाटर, हैंड पंप और पॉन्ड, इन सबके अंदर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट मींस वो आपका हार्ड होगा। हम कहते हैं रेन वाटर प्योर होता है, अगर वो प्योर है तो उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो रिलेटिवली सॉफ्ट होगा। और सॉफ्ट वाटर के केस में क्या होता है, वो जो आपका क्लींजिंग एक्शन है सोप का, वो इफेक्टिवली वर्क करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate? Okay, the other constituent is, देखो आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर जो है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, दैट इज NaHCO3। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अच्छा, आपने सबने घर पे केक्स बनाए होंगे, केक्स में आप बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करते हैं। अब वो लेमन क्यों स्क्वीज करते हैं, या फिर आपके पास टर्मरिक दैट इज इमली का पानी मिक्स करते हैं, वो ऐसा हम क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन है केमिस्ट्री। देखो एक्चुअली में आप समझो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब आप इसको हीट करते हो तो यहां से आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। आपका जो बेकिंग सोडा है
दैट इज ओनली NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? आपका बेकिंग सोडा होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है। अब वो डिकम्पोज किस किस में होता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। अब देखो, जो ये CO2 गैस रिलीज होती है वही आपके केक्स को क्या बनाती है? फ्लफी बनाती है। तो फिर आप कहोगे कि मैम जब यहाँ पे पर्पस फुलफिल हो रहा है तो हम क्यों इसमें कुछ एडिशनल चीज डाल रहे हैं? एक्चुअली में ध्यान से देखो, ये बेस है, ये बेसिक सॉल्ट है। अब क्योंकि ये बेसिक है तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। अगर आप इसमें कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं डालोगे जो इस बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करे तो आपको टेस्ट में केक्स के अंदर कैसा टेस्ट आएगा? बिटर आएगा। तो इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं? माइल्ड एडिबल एसिड। तो यहां पे हम क्या डालते हैं आपका स्टूडेंट्स? माइल्ड एडिबल एसिड्स अलॉन्ग विद द बेकिंग सोडा। अगर आप एक माइल्ड एडिबल एसिड डाल रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? बेकिंग पाउडर। अब देखो ऑप्शंस चेक करो, एसिटिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, टार्टेरिक एसिड आपका सही है। देखो अब मैं बात करती हूँ, एसिटिक एसिड का नेचर खुद का सोर होता है, हम इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपके स्ट्रॉन्ग है, वो आपके माइल्ड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ आपका क्या है? टार्टेरिक एसिड। तो अगर आपको बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना है, कई बार क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स में कि हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के अंदर मेजर डिफरेंस ही क्या है, और आप बेकिंग सोडा को डायरेक्टली यूज करेंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेज है। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया, बेकिंग पाउडर के अंदर सिर्फ आपका एक और चीज प्रेजेंट होती है जो कि एसिड होता है, और इसका एडवांटेज क्या है? जो बेस है, बिटर टेस्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल प्रोड्यूसर्स। देखो ये कार्बनस कंपाउंड का क्वेश्चन है। अल्कोहल, आपने कंबशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी कार्बनस कंपाउंड में। देखो किसी भी कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको CO2 गैस रिलीज होती है, और कोई कंपाउंड आपने लिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो आपको CO2 प्लस वाटर और आपको क्या देता है? हीट एंड लाइट। अब समझो, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स आप वर्ड से ही समझ पा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स मींस कंपाउंड्स ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सुनो, सैचुरेटेड क्या होते हैं मेरे स्टूडेंट्स? सैचुरेशन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एल्केन्स आपके क्या होते हैं? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड की मैं बात करूं तो अनसैचुरेटेड जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। तो जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट कंबशन। अगर कंबशन कंप्लीट होगी तो वहां पे कार्बन के कोई अनबर्न पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वहां से नॉन सूटी फ्लेम मिलती है। कैसी फ्लेम मिलती है? नॉन सूटी फ्लेम। बट अगर मैं बात करूं किसकी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के केस में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो यहाँ पे कार्बन के कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रहते हैं जो कि आप ब्लैक कलर की सूट देते हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आपको सूटी फ्लेम मिलती है। अगर मैं बात करती हूँ अल्कोहल, अल्कोहल कैसी फ्लेम देगा? अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपका मल्टी चॉइस नहीं है, ये आपका सिंगल करेक्ट नहीं हो गया, ये मल्टी सिलेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की भी बात की है। अब देखो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर पे एलपीजी गैस ऑन करते हैं तो क्या वो इतनी इनफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे आपका पूरा रूम लाइटन अप हो जाता है? क्या वो इतनी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि पूरा रूम लाइटन अप हो जाए? नहीं करती।
बट पर अगर आपने क्या किया, आपने एक पीस ऑफ वुड लिया, उसको बर्न किया, वो पूरा रूम लाइटन अप कर देती है। तो दैट मीन्स आप एक चीज समझो, एक्चुअली यहाँ पे कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी लेके ना ग्लो करते हैं। क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। अगर वो ग्लो करते हैं तो वो इतनी इनफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो हम उस फ्लेम को क्या कहते हैं? लुमिनस। क्या कहते हैं? लुमिनस फ्लेम्स कहते हैं। तो जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है वो कैसी फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं? आपकी लुमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि कोई कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स नहीं है, वो ग्लो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? नॉन लुमिनस। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अल्कोहल एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर ये सैचुरेटेड है तो ये नॉन लुमिनस फ्लेम देगा और नॉन सूटी फ्लेम देगा। सूटी नहीं दे रहा तो ये कैसी फ्लेम देगा? स्मोकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए एंड डी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अच्छा, अगर ये आपका मल्टी चॉइस होता, मल्टी चॉइस में आपका ओनली करेक्ट ऑप्शन क्या होता? ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूटी और स्मोकी और लुमिनस ये ज्यादा आपके किसके लिए है? आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। तो आपका ओनली करेक्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट ऑप्शन, नॉन लुमिनस फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 gives with reaction aluminium gives Al2O3 plus Fe. The above reaction, देखो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। देखो, जहां पे एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था, उसने लेस रिएक्टिव आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो ये आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जी पार्ट से रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? थर्माइट प्रोसेस। क्या होता है? थर्माइट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, एक्चुअली में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मी। जब आपके पास आयरन का ओर है, आयरन ओर को आप रिड्यूस कर रहे हो किसकी हेल्प से? एल्यूमिनियम की हेल्प से। और यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होती है। और वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे जो आयरन आपको मिलता है ना, वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? मोल्टन स्टेट में। अगर आयरन मोल्टन स्टेट में मिलता है तो ये आपकी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्वेश्चन आपको कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा कि नेम एन एलिमेंट ए विच इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। तो वो XYZ की फॉर्म में आपको मैनिपुलेट करेगा। बट आप समझो, अगर मेटल का ऑक्साइड का कोई और है और आप एल्यूमिनियम की हेल्प से उसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी। अब देखो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम हम यूज कर रहे हैं फॉर रिडक्शन और थर्मी मींस हीट, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप कहोगे कि ये आयरन जो मोल्टन स्टेट में है वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बट जो साइड नॉलेज है, थर्मल प्रोसेस, वो बहुत एसेंशियल है और क्रूशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is displaced when lead is put in the solution of copper chloride and silver chloride? देखो, copper chloride and silver chloride, CuCl2 and AgCl, कॉपर क्लोराइड। आपने क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोला है कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा जब आप when lead is put in the solution। देखो, अब आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर होती है जहां पे एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अब देखो, अगर मैं बात करती हूं कॉपर और आपका सिल्वर, दोनों ही जो सॉल्यूशंस हैं वो लेड से बिलो लाई करते हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर लेड से बिलो लाई करते हैं तो मैं कह सकती हूँ जो लेड है वो कॉपर से भी कॉपर और सिल्वर दोनों से ही ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। तो मोर रिएक्टिव
reactive element will displaces the less reactive element. तो ये displace कर देगा, तो copper and silver both will displace by the lead. Is that clear? This is the completion of our video. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने emphasize किया है, बहुत ज्यादा emphasize किया है आपके कुछ PYQ क्वेश्चंस में, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक आपका जहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह इंक्लूड होता है. तो फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो आवर चैनल. थैंक यू.